ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी। और टैली में जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल होगा उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जीएसटी के बारे में हम लोग जान ले, उसकी थ्योरी थोड़ा सा जान ले, ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जीएसटी क्या है और किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है, और टैली में इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ सिंगल टैक्स। सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे लिखा है इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जीएसटी आने के पहले, जीएसटी जो आया वो 1 जुलाई 2017 से आया। उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कई तरह के टैक्स लगा करते थे, राइट। अब ये जो है कई तरह के टैक्स को अबॉलिश करके एक सिंगल टैक्स का प्रावधान लाया गया है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, वहां से निकलेगा तो टैक्स लगेगा। वहां से कोई बड़ा व्यापारी खरीदेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बड़े व्यापारी से छोटा व्यापारी खरीदेगा, उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि जब तक वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आ नहीं जाता तब तक उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता चला जाता है। अब पहले क्या होता था, जीएसटी आने के पहले क्या होता था कि कई अलग अलग नाम के टैक्स लगा करते, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, फिर वैट लगेगा, ठीक है, और भी कई तरह के टैक्स यहाँ पे चार्ज हुआ करते थे। अब उन सब को हटा करके एक सिंगल टैक्स का प्रावधान यहाँ पे लाया गया है। इट इज वन नेशन वन टैक्स। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ यही एक अकेला टैक्स लगेगा, इसके अलावा और कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी क्या है। टैक्स इंडिया में बेसिकली दो तरह के लागू होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जीएसटी हमारा किस तरह का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ठीक है। इन इंडिया मर्जिंग मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्सेस इनटू अ सिंगल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। यानी कई जो अलग अलग तरह के टैक्स है उनको हटा दिया गया है और हटा करके एक सिंगल टैक्स का प्रावधान लाया गया है। द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई एज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग टैक्सेबल इवेंट ऑफ सेल। अब यहाँ पे ये भी चीज समझने की है कि पहले, यानी जीएसटी आने के पहले की अगर आप बात करें तो उस समय जो टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था वो था सेल, यानी कि जो टैक्स आरोपित होता है या टैक्स या कह सकते हैं जो चार्ज होता था वो सेल के ऊपर होता था। लेकिन अभी क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब जो टैक्सेबल इवेंट है उसको माना गया है सप्लाई, यानी कि सेल से नहीं मतलब है, सप्लाई से मतलब अगर आपने सामान का मूवमेंट करा दिया, यानी एक जगह से सामान दूसरी जगह अगर आपने ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी यहाँ पे चार्ज होगा और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। पहले क्या था कि जब सेल होगी तभी जीएसटी टैक्स चार्ज हुआ करता था। मैन्युफैक्चर और प्रोविजन ऑफ सर्विस इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और ये जो टैक्स है ये 2017 से एप्लीकेबल हो चुका है। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है कि ये आउटपुट और इनपुट, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये आउटपुट और इनपुट है क्या चीज। वैसे यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि जब वो सप्लाई करेगा तो उसको, जब जब वो सप्लाई करेगा तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो भी उसने सामान परचेज किया होगा उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। अब ये है क्या बेसिकली, इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आते हैं अपने एक्सेल पे। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इनपुट, और ये इनपुट क्रेडिट है क्या चीज, इनपुट क्रेडिट किस तरीके से लिया जाता है। तो सपोज करिए कि हमारा एक डीलर है जिसका नाम है ए, ओके। ये हमारा डीलर है, ठीक है। डीलर कौन होता है, डीलर मतलब व्यापारी, यानी जो जिसका काम क्या है, सामान खरीदना और फिर सामान को बेच देना, ठीक। तो सपोज करिए ये जो हमारा डीलर है इसने कहीं से सामान परचेज किया, ठीक है। इसने कहीं से सामान परचेज किया, कितने का सामान खरीदा, सपोज 1,000 रुपए का इसने सामान कहीं से खरीदा, ओके। अब जब भी ये सामान खरीदा, मान लीजिए जिससे भी इसने खरीदा, सपोज करिए वो रेगुलर डीलर था, तो अगर एक रेगुलर डीलर से अगर ये सामान खरीदता है तो इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा। यानी आप सिंपल सा भी रेगुलर डीलर को मत समझिए, आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर इसने सामान खरीदा है तो इसने टैक्स चुकाया होगा, इस सामान के ऊपर जो टैक्स होगा वो इसने चुकाया होगा। अब हम मान के चलते हैं कि ये जिस सामान को खरीद के लाया है, ठीक है, उस पे
गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है, यानी उस पर टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जीएसटी लिख देता हूँ, तो सपोज करिए उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है वो 18% से इस पर टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसने 1,000 रुपए का सामान अगर खरीदा है और उस पर अगर 18% का टैक्स इसको देना पड़ जाए, तो कुल मिला इसको 1,000 इंटू 18%, राइट, ये इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी परचेस कॉस्ट निकालें, ठीक है, परचेस या टोटल प्राइस निकाल, टोटल टोटल निकाले तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको पे करना पड़ा होगा 1,000 और प्लस 180 रुपया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1,000 रुपए का इसने सामान खरीदा, उस पर 18% इसने जीएसटी पे कर दी, तो इसको कुल जमा कितना पैसा पे करना पड़ा होगा, 1,180 रुपया। अब चूंकि ये डीलर है, क्योंकि ये ए जो है ये हमारा एक डीलर है, अब अगर ये डीलर इस सामान को खरीदा किस लिए, बेचने के पर्पज से, ठीक है, तो जब ये बेचने की बात करेगा तो सबसे पहले ये पता लगाएगा कि ये जो मैंने सामान खरीदा है इसका मुझे परचेस कॉस्ट क्या पड़ा, परचेस कॉस्ट। तो एक नजर में अगर आप किसी कॉमन पीपल से पूछें कि भाई परचेस कॉस्ट क्या है, तो वो सिंपल सा बोलेगा इसमें क्या कैलकुलेशन है, 1,000 रुपए का सामान, 180 रुपया टैक्स, हो गया 1,180 रुपया। लेकिन जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पे जब हम परचेस कॉस्ट निकालेंगे तो इसकी परचेस कॉस्ट 1,180 नहीं बल्कि 1,000 मानी जाएगी। कितनी, 1,000। अब हमें ये भी समझना है कि 1,000 क्यों, तो अभी फिलहाल समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो 180 रुपया इसने टैक्स की पेमेंट की है, ठीक है, ये पैसा इसको वापस रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 1,000 रुपए का सामान है, उस पर 180 रुपया टैक्स है, तो टोटल हो गया 1,180, लेकिन अगर कोई कहता है ये 180 रुपया बाद में आपको मिल जाएगा, तो आप परचेस कॉस्ट क्या बोलेंगे, 1,000 रुपए। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि 180 रुपया इसको वापस मिल जाएगा, तो यानी कि इसकी परचेस कॉस्ट हो गई 1,000 रुपए। ओके, अब ये सामान को जब बेचने की बात करता है तो इसकी खरीद तो पड़ी 1,000 रुपए में, तो 1,000 रुपए में तो ये इसको बेचेगा नहीं, तो ये इसमें क्या लगाएगा, अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन उसको बोल सकते हैं आप। तो मान लीजिए ये इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना, तो सपोज करिए 1,000 के सामान पे ये 200 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि अब इस आइटम की, ये जो भी प्रोडक्ट है, इसकी सेल प्राइस क्या हो गई, सेल प्राइस। तो सपोज करिए इस सामान की अब सेल प्राइस हो गई 1,000, सामान की कीमत है, और प्लस इसने जो अपना प्रॉफिट इसको चाहिए 200 रुपए चाहिए, तो अब मार्केट में ये सामान कितने का हो गया, 1,200 रुपए का, यानी मार्केट में खड़ा हो गया बेचने के लिए 1,200 रुपए में। अब ये सामान जिसको भी ये बेचेगा, ठीक है, तो जिसको भी ये सेल करेगा तो गवर्नमेंट फिर बीच में आएगी और कहेगी कि बिना टैक्स के मत बेचिएगा, यानी टैक्स आपको इस पे चार्ज करना है, तो इस पे अगेन जीएसटी चार्ज होगी। अब ये व्यक्ति जिस भी सामान में डील करता है उस पे गवर्नमेंट का 18% का टैक्स है, तो गवर्नमेंट फिर से इस पे 18% का टैक्स लगाने के लिए बोलेगी, तो ये व्यक्ति भी इस पे 18% का टैक्स चार्ज कर देगा, यानी 1,200 और इंटू 18%। ओके, तो हो गया 216 रुपया। अब जिस भी व्यक्ति को ये सामान बेचेगा उससे 1,200 और प्लस 216 रुपया, ये दोनों पैसा उससे कलेक्ट कर लेगा, यानी 1,416 रुपया उस व्यक्ति से ये कलेक्ट करेगा जिसको ये सामान बेचेगा। ओके, ये हो गया बिजनेस। इसी तरह से जीएसटी में बिजनेस ऑपरेट किया जाता है कि जब हम खरीदते हैं तो हम टैक्स की पेमेंट करते हैं, और जब बेचते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब खरीदते समय जो टैक्स हमने पे किया हुआ है इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। और बेचते समय जब हम सामान बेचते हैं उस समय हम जो टैक्स चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, अब इस पूरे बिजनेस में ये जो ए है, ठीक है, जब इसने सामान खरीदा तो इसने ये जो 180 रुपया है ये किसको दिया होगा, तो ये दिया होगा पैसा उसने किसको, जिससे भी उसने सामान खरीदा होगा उसको। ठीक है, दूसरी बात, जब इसने सामान बेचा तो ये 216 रुपए जो टैक्स का पैसा है ये उसने पार्टी से कलेक्ट कर लिया, अभी ये इसकी जेब में ही है। अब सवाल उठता है सिंपल सा ये कि गवर्नमेंट को अब टैक्स पे करना है, ठीक है, अभी तक ये गवर्नमेंट के पास गया नहीं, तो गवर्नमेंट को जब टैक्स देने जाएगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक सिंपल सी बात कहती है कि जो आपका जीएसटी पेबल होगा, यानी आपको कितना जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी पेबल इक्वल टू, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो जीएसटी पेबल होगा वो इक्वल टू होगा आउटपुट टैक्स और माइनस इनपुट टैक्स, यानी अपने आउटपुट में से इनपुट घटा करके आप पेमेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना है, 216 रुपया
यहाँ पे आउटपुट टैक्स है 216 रुपया और इनपुट टैक्स कितना है, तो इनपुट टैक्स है 180 रुपया। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप ये जो 216 रुपया आपको टैक्स पे करना है, यानी याद रखिएगा जो भी आप सप्लाई करेंगे, ठीक है, वही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, वही आपका पेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको टैक्स देना है वो 216 रुपया देना है, लेकिन इस टैक्स में से ये जो 180 रुपया है, गवर्नमेंट कहती है कि जो आप परचेज करते समय जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, उस टैक्स को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, और जो बच गया पैसा वो आप पे कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल से ये कैलकुलेशन करेगा 216 और इसमें से माइनस कर लेगा 180 रुपया, राइट। तो इसको गवर्नमेंट को जो पे करना है वो 36 रुपया पे करना है इस ट्रांजेक्शन पे, यानी 1000 रुपए का जो इसने सामान खरीदा और उस सामान को जो इसने 1416 रुपए में बेच दिया, तो इसमें गवर्नमेंट को इसको टैक्स के रूप में कितना पे करना होगा, 36 रुपया। यही शुरुआत में जो आपसे बात मैंने कही थी कि 180 रुपये यहाँ माइनस, बाद में इसको ये इसका जो रिफंड है वो क्लेम कर लेगा, इसी को बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। यानी परचेज करते समय जो टैक्स के रूप में आपने पे कर दिया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप जीएसटी की पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी 180 रुपया वहां पे आपको माफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जीएसटी में होता क्या है कि जितना आप प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में इस व्यक्ति ने, ये जो ए डीलर है, इसने कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट कितना लिया, तो 200 रुपया लिया, तो जितना वो प्रॉफिट लेगा उसी का टैक्स उसको पे करना होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं कि ये जो 200 रुपया है, इसका अगर आप 18% निकालें, ठीक है, 18%, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 36 रुपया आएगा। यही 36 रुपया टैक्सेबल होता है, यानी यही 36 रुपया इसको गवर्नमेंट को पे करना है। यानी कि जो आपने सामान की कीमत में वृद्धि की है, जाहिर सी बात है, ये आपने सामान की कीमत यहाँ पे प्रॉफिट अपना 200 रुपया लेने के चक्कर में एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे सामान की कीमत को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। तो जितना सामान की कीमत में आप इंक्रीजिंग करेंगे उसी के हिसाब से आप टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी होगी। ठीक है, और ये आउटपुट में से इनपुट माइनस करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे इनपुट क्रेडिट किस तरीके से काम करता है। तो अब ये लाइन एक बार फिर से समझते हैं, अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट, यानी कि जो उसका आउटपुट था वो उसको गवर्नमेंट को पे करना है, यही आउटपुट है, ये इसको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये टैक्स पे करते समय उसको इनपुट वाला जो पैसा है वो माइनस करने की फैसिलिटी मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। On the tax paid on its input there are therefore a tax on value addition only। और जो मैंने आपको समझाया कि जो टैक्स लगेगा वो किस चीज का लगेगा, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन का लगेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब ये जो 180 रुपया, सॉरी, ये जो प्रॉफिट उसने अपना सामान में जो अपना प्रॉफिट इसने इंक्रीज कर दिया है, सामान की कीमत को 200 रुपए से जो इसने बढ़ा दिया है, तो जो टैक्स लगेगा वो इसी चीज का टैक्स लगेगा, यानी 200 का 18%, 36 रुपया, यही टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट। एंड अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर सेल बियर द टैक्स, और अंत में ये जो पूरा टैक्स है, ठीक है, ये कौन बियर करता है, जो अंतिम उपभोक्ता होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, वही सारे टैक्स की पेमेंट करता है। ठीक है, बाकी जितने बीच में व्यापारी लोग हैं वो तो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी के कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली जीएसटी के 3 कंपोनेंट, बेसिक तो देखा जाए तो 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो 3 है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। यहाँ पे एसजीएसटी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सब में कॉमन है जीएसटी, देखिए यहाँ भी जीएसटी है, यहाँ भी जीएसटी है और यहाँ भी जीएसटी है। अंतर सिर्फ किस चीज का है, जो पहला करेक्टर है उसका, यानी एस, यहाँ सी है और यहाँ आई है। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्टेट और सी का मतलब है सेंट्रल और आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, यानी कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई से हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये हमारा पेज 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए जरा। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको मैं जूम कर दूं जरा। ओके,
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी की, यानी कि जो रेट है, बेसिकली अगर रेट की बात करें तो जो रेट है और उसके अंतर्गत जो भी कॉमोडिटी डिफाइंड है उसका तो पूरी एक मान लीजिए बुक है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी एक छोटा मोटा आपको एक ओवरव्यू है कि किस तरह के आइटम पे किस तरह का रेट एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, रेट में कई तरह के रेट जीएसटी के अंतर्गत प्रोडक्ट वाइज एप्लीकेबल होते हैं, यानी जिस तरह के आइटम में आप डील करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट का टैक्स उस पर चार्ज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स को माफ कर दिया हो, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा। तो ऐसे किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब खुले हुए प्रोडक्ट जिसको आप बोल सकते हैं वो होते हैं, जो पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। क्या आता है इसमें, जैसे जूट हो गया, फ्रेश मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ्लोर हो गया, एटसेट्रा, यानी कि जो पैकेट में पैक्ड नहीं है। अब याद रखिएगा, मान लीजिए ये दूध है, अगर ये पैकेट में पैक हो जाएगा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरह सर्विसेज की बात करें तो होटल एंड लॉजेस विद टैरिफ बिलो 1000, यानी कि आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, यानी कि लॉज में, ठीक है, जाहिर सी बात है होटल में कोई भी किराया 1000 रुपए के नीचे ऊपर नीचे का आपको नहीं मिलेगा। तो लॉजेस की बात आती है, बेसिकली आप किसी शहर में जाते हैं, वहाँ पे कोई लॉज बुक करते हैं और उसका किराया अगर 1000 रुपए से कम है या 1000 रुपए है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होती है। नेक्स्ट जो रेट है वो है 0.25%, जो कि किस पे चार्जेबल है, रफ डायमंड पे, ठीक है। एक तो होता है डायमंड और एक होता है रफ डायमंड, जिसको कि आप कोयला बोल सकते हैं, उसी को परिष्कृत करके हीरा बनाया जाता है। तो ये जो रफ डायमंड होता है, इस पे जो गवर्नमेंट का जीएसटी का टैक्स है वो 0.25% है। अब बात कर लेते हैं जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी की बात कर लेते हैं, तो इस पे जो है वो 3% का टैक्स चार्जेबल है। फिर 5% की बात करें तो अप्रैल बिलो 1000, फुटवेयर बिलो 500, टी कॉफी मेडिसिन, ठीक है, जितनी भी दवाएं वगैरह होती हैं उस पे गवर्नमेंट का जो जीएसटी का रेट है वो है 5%। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेलवे, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, स्मॉल रेस्टोरेंट में अगर बात करें तो वहाँ पे भी जीएसटी चार्जेबल है, 5% के रेट से जीएसटी वहाँ पे चार्ज होती है। Apparel above 1000, बटर, स्पेक्टिकल्स, एक्सरसाइज बुक, सेल फोन एक्सेट्रा, यानी मोबाइल्स वगैरह की बात करें तो इस पे जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो है 12%। और यहाँ पे सर्विसेज की बात करें, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे गुड्स भी बात होगी और सर्विसेज की भी बात होगी। तो देखिए 12% का टैक्स जो है वो नॉन एसी होटल, बिजनेस क्लास एयर टिकट, फर्टिलाइजर्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो है 12%। 18% के टैक्स में क्या आता है, फुटवेयर कॉस्टिंग मोर देन 500, ठीक है, यानी कि जो भी जूते हैं 500 से ऊपर के जूते, बिस्किट्स, आइसक्रीम, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, मूवी टिकट बिलो 100, इस पे गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 18% है। और अगर सर्विस की बात करें तो एसी होटल, डेट सर्व लिक्विड, टेलीकॉम सर्विस, आईटी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, वहां पे 18% का टैक्स लगेगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाई क्लास में, ठीक है, यानी आप होटल में रुकते हैं, वहां पे आप टेलीकॉम की सर्विस अवेल करते हैं, आईटी सर्विस अवेल करते हैं, तो वहां पे जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो हाई होता चला जाता है। 28% में क्या आता है, तो चॉकलेट, मार्बल, ग्रेनाइट, शैम्पू, डिओड्रेंट, मोटरसाइकिल, मूवी टिकट्स एवं ₹100, यानी जैसे जैसे आप लग्जरी की तरफ आप जाते हैं, यानी लग्जरियस आइटम जब आप खरीदने की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट का टैक्स और हाई होता चला जाता है, और जितनी नेसेसिटी की चीजें हैं उस पर गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कम रहता है। इसके अलावा देखिए 5 स्टार होटल, रेस क्लब, बेटिंग एक्सेट्रा, इन सब पे 28% का टैक्स है। और 28% प्लस सेस, देखिए गवर्नमेंट जो है यानी टैक्स के ऊपर एक अलग से सेस चार्ज कर देती है, ठीक, किस पे लगता है, ये पान मसाला, एडिटेड वाटर्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, यानी इस तरह की चीजों पे जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो आप देख सकते हैं और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हो गया एक मोटा मोटी, जैसे अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही रेट हैं, ठीक है, रेट कई सारे हैं, ये बस ये जानने के लिए है, ये समझने के लिए है आपके लिए कि जो गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करती है वो प्रोडक्ट वाइज चार्ज करती है। प्रोडक्ट का मतलब जिस तरह का प्रोडक्ट होगा, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी का रेट होता है वो अलग अलग होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स इनवॉइस की। जैसे देखिए टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, सिंपल सा, जब भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी से भी सामान खरीदता है या आप सामान बेचते हैं तो उस केस में बिल बनेगा, और वो जो बिल बनता है उसी को हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, यानी कि ऐसा बिल जिसके ऊपर टैक्स चार्जेबल हो, यानी टैक्स उस पर लगा हुआ हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। अब जब भी मान लीजिए कोई भी सेल होती है
तो जो बिल बनता है उसके ऊपर टॉप अक्षर में लिखना पड़ता है टैक्स इनवॉइस, राइट। A registered taxable person supplying taxable goods shall issue at the time of supply a tax invoice showing the description, quantity and value of the goods। तो देखिए, एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन यानी कि जो जीएसटी एक्ट में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो सप्लाई करता है कोई टैक्सेबल गुड्स, यहाँ पे याद रखिएगा टैक्सेबल गुड, जैसे अभी अभी हमने देखा कई गुड्स का हमने नाम लिया और जिसपे गवर्नमेंट के अलग अलग रेट से टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, एक टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लाई करता है ऐसे गुड्स को जो कि गवर्नमेंट की नजर में टैक्सेबल है, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ए टैक्स इनवॉइस शोइंग द, तो यहाँ पे उसको क्या इशू करना होगा, टैक्स इनवॉइस। और उस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होना मैंडेटरी है यानी कि जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स। डिस्क्रिप्शन का मतलब सामान का नाम, यानी कौन सा सामान बेचा जा रहा है, उसकी क्या क्वांटिटी बेची जा रही है और उसका वैल्यू कितना आया, राइट, यानी कि क्वांटिटी इनटू रेट कितना है। इसके अलावा द टैक्स चार्ज देयर ऑन, और उसके ऊपर आपने क्या टैक्स चार्ज किया, 5% का टैक्स लगाया, 18% का लगाया, 12% का लगाया, कौन सा टैक्स लगाया वो आपको मेंशन करना है। एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये तो ऊपर जो बानी है वो गुड्स की है, ठीक है, नीचे बात हो रही है सर्विसेज की। अगर आप सर्विस में डील करते हैं और सर्विस अगर आप सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आपने कोई सर्विस सेल की है तो उस केस में 30 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स इनवॉइस जो है आपको अराइज कर देना है। वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज ए बैंकिंग कंपनी, अगर सपोज करिए कि जो सप्लायर है सर्विस की, अगर वो कोई बैंकिंग कंपनी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि जहां से हम लोन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, including a non-banking financial company, the period within which the invoice is to be issued shall be 45 days। तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि नॉर्मल अगर आप कोई सर्विस में डील करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस राइज कर देना है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी के अंतर्गत गवर्नमेंट का प्रावधान है कि 45 डेज इनके पास होते हैं बिल अराइज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में कि जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट, किसको किस तरह का बेनिफिट मिलता है। तो जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड टू परसीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। तो देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फायदे हैं। सपोज टू ट्रेड यानी व्यापारियों के लिए क्या फायदा है, तो देखिए पहला जो बड़ा फायदा है वो है मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो शब्द है कैस्केडिंग, इसको समझना जरूरी है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर अगेन टैक्स का चार्ज हो जाना, यानी एक टैक्स तो लगा ही है। सपोज 100 रुपए का सामान बेचा गया, उस पे सपोज करिए 10 रुपए का टैक्स है। अब उसके ऊपर एक और टैक्स आप लगा दीजिए जो कि 110 रुपए पे आपने लगा दिया, यानी कि 100 रुपए सामान का 10 रुपए टैक्स और उसके ऊपर अगेन टैक्स। तो ऐसे टैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे कि जीएसटी आने के पहले एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। तो एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से लगती थी कि आप जैसे मान लीजिए कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक। अब एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके उसके ऊपर वैट भी चार्ज किया जाता था जब वो सामान बाहर बेचा जाता था, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी के आने की वजह से सबसे पहली चीज जो है वो ये हुई कि कैस्केडिंग इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जीएसटी आने के पहले 16 अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगा करते थे, तो जीएसटी आने की वजह से ये सारे टैक्स खत्म हो गए। तो अब मल्टीपल टैक्स नहीं है, सिंगल टैक्स है। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, अब जाहिर सी बात है एक चीज समझिएगा कि पूरे इंडिया में एक ही आइटम पे एक ही रेट है। मान लीजिए अगर आप माउस खरीद रहे हैं तो माउस का जो रेट आपके गोरखपुर में है, सेम वही रेट दिल्ली में भी होगा, सेम वही रेट चेन्नई में भी होगा, यानी पूरे ऑल ओवर मार्केट में सेम रेट से जीएसटी चार्जेबल है। इम्प्रूव्ड competitiveness ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ड्यू टू रिडक्शन इन कॉस्ट, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जीएसटी आने की वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी कमी आई है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लियंसेस, अब यहाँ पे एक शब्द है कॉम्प्लियंसेस। कॉम्प्लियंसेस का मतलब है यहाँ पे जो मतलब है वो है पेपर वर्क। अब जाहिर सी बात है कि पहले कई तरह के टैक्स हुआ करते थे, तो अलग अलग टैक्स को जमा करने की अलग अलग तारीखें हुआ करती थी, अलग अलग आपको रिटर्न चालान भरने पड़ते थे। तो यानी कि बिजनेस आप एक कर रहे हैं लेकिन कई तरह के चालान और कई तरह के पेपर वर्क आपको अलग अलग टैक्सेशन के लिए करने पड़ते थे। अब चूंकि अब एक ही टैक्स है तो आपका पेपर वर्क जो है कहीं ना कहीं अब कम हो गया, क्योंकि एक ही टैक्स आपको भरना है, उसकी चारों डेट आपको एकदम क्लियरली याद होंगी कि भाई इस तारीख को हमें चालान जमा करना है, इस तारीख को रिटर्न जमा करना है, ठीक है। तो अब अपना बिजनेस में पूरा माइंड कंसंट्रेट कर पाएंगे।
कंज्यूमर के लिए क्या फायदा है? तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो ट्रेडर्स के लिए फायदा था, सेम वही इफेक्ट आपको किसको फायदा है? कंज्यूमर को भी। जाहिर सी बात है, इस कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से सामान की कीमतें जो है वो काफी बढ़ जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी इसका फायदा मिला, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने का, सामान की कीमतें कम हो गई। नेक्स्ट है सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स। अब देखिए, पहले मान के चलिए आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठेंगे तो वहां पे जब बिल आएगा तो वहां पे बिल में अलग अलग तरह के टैक्स उस पर लगे मिलेंगे। तो अब चूंकि एक ही टैक्स है, जीएसटी, तो सबको पता है कि एक टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। किस नाम से? जीएसटी के नाम से। तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा कि फालतू का कोई और अलग अलग नाम से टैक्स लगा कर आपसे कोई ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर पाएगा। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ तो एक चीज समझिए कि अगर मान के चले सामानों की कीमतें अगर घट जाती हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा जिसको आप सेव करेंगे या फिर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि पहले जो अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से अलग अलग तरह के टैक्स थे, तो जाहिर सी बात है अलग अलग डिपार्टमेंट को भी बनाना पड़ता था, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता। तो ये सारी चीजों को हटा के अगर एक टैक्स है तो गवर्नमेंट जो है आसानी से इसका एडमिनिस्ट्रेटर कर पाती है। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी। अब जाहिर सी बात है अलग अलग तरह के टैक्स होंगे तो सबको कलेक्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का काम हुआ करता था, लेकिन अब एक ही टैक्स है तो कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट जो है कंसंट्रेट करके इसको आसानी से कलेक्ट कर पाती है। तो हायर रेवेन्यू कहीं ना कहीं इसकी वजह से गवर्नमेंट को जनरेट हो जाता है। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज। और जो गड़बड़ी की समस्या है तो इस पे कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि एक ही टैक्स पे कंट्रोलिंग करनी है तो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। अब नीचे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बेसिकली, ठीक है, जो पहले का है एक्साइज ड्यूटी का एग्जाम्पल है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये है करंट रिजाइम। ठीक है, करंट रिजाइम का मतलब जीएसटी के पहले का। ठीक है, आप ऐसा समझिए, जीएसटी के पहले का कहानी है। जीएसटी के पहले जब जीएसटी नहीं आया था तो कुछ इस तरीके से चार्ज हुआ करता था, और जीएसटी आने के बाद कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो चलिए समझते हैं इसको। सपोज करिए कि कोई सामान बना, ठीक है, कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ, तो उसकी जो कॉस्ट आई वो आई 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता था उसके ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज करती थी जिसको कहते थे हम लोग एक्साइज ड्यूटी। तो सपोज करिए एक्साइज ड्यूटी का जो भी ये सामान है उस पर 12.5% का टैक्स है। तो 1 लाख का 12.5% हो गया 12,500। ओके। अब जब ये सामान, ये कंपनी किसी को बेचने जाती थी, ठीक है, जब ये सामान किसी कंपनी किसी को बेचने जाती थी तो गवर्नमेंट बोलती थी फिर टैक्स लगा के बेचिए। तो अब ये इस पे वैट लग गया कितना? 5,625 रुपए। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 5% निकला है वो 5% किसका निकला है? 1 लाख और प्लस ये 12,500, ये दोनों जोड़ के इसका 5% हुआ 5,625 रुपए। राइट। तो इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि 1 लाख रुपए सामान की कीमत थी, उसके ऊपर 12,500 टैक्स, और ये दोनों जोड़ करके फिर अगेन एक और टैक्स लगा दिया गया। तो यहाँ पे इसको, इसी को इफेक्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है। डीलर इनवॉइस वैल्यू। तो डीलर को कितना पैसा पे करना पड़ गया? इस 1 लाख रुपए का सामान था और इसके एवज में ये दोनों टैक्स का पैसा इस डीलर ने पे किया, 1,18,125। और कॉस्ट टू डीलर 1,12,500। अब 1,12,500 का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसको वैट वाला जो पैसा है वो तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी वाला पैसा है ये इसको रिफंड नहीं होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल में समझा था कि आउटपुट में से इनपुट घटा लिया जाता है, तो यहाँ पे कॉस्ट टू डीलर, जो जो डीलर को कॉस्ट आएगी उसने पे किया कितना? 1,18,125। राइट। अब लेकिन जब अपनी परचेस कॉस्ट निकालेगा तो उसका आएगा कितना? 1,12,500। यानी कि ये 5,625 रुपया तो इसको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ये 12,500 उसको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सपोज इस पे ये प्रॉफिट मार्जिन लगा देता है 7,500, तो मार्केट में इसकी कीमत अब क्या हो जाएगी? 1,12,500 प्लस 7,500। ठीक है। ये तो हो गई पुराने समय की कहानी, यानी जीएसटी आने के पहले की कहानी। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको समझा ही दिया है कि सपोज इसने सामान खरीदा, सामान मैन्युफैक्चर हुआ कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स जो लगेगा वो जीएसटी लगेगा। तो सपोज जीएसटी का रेट 12% है, यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। तो सीजीएसटी लग गया सपोज करिए 6,000 और एसजीएसटी लग गया 6,000, दोनों जोड़ के कितना हो गया? 1,12,000। अब सपोज
ये सामान जिस भी डीलर ने खरीदा तो वो अपनी कॉस्ट जब निकालेगा तो बोलेगा 1 लाख रुपए, क्योंकि ये जो टैक्स का पैसा है यानी ये जो 12,000 रुपया है ये तो ये बाद में क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट पड़ी, परचेज कॉस्ट पड़ी, वो कितनी पड़ी 1 लाख। और यहाँ पे सेम सेम सामान है, मान लीजिए 1 लाख का ये भी है 1 लाख का ये भी है, लेकिन यहाँ पे इसको कीमत क्या पड़ी थी 1,12,500। तो यहीं पे आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि जीएसटी आने की वजह से कहीं ना कहीं सामान की कीमतें क्या हो गई है, नीचे आ गई है। राइट, ओके। चलिए अब अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 1 2 3 भी हो गया, 4 पे आते हैं। ओके, 4 में हमें पढ़ना है, अच्छा उसी एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए वो एग्जाम्पल। ठीक है, अब उस पर मान लीजिए वैट लगेगा। ठीक, सेविंग टू कस्टमर दिया है कि यहाँ पे जो न्यू टैक्सेशन सिस्टम है उसके से यानी कि जीएसटी जो है उसके हिसाब से जो कंज्यूमर है उसको कहीं ना कहीं 5600 की बचत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, कब लेगा, राइट। जीएसटी इज पेबल बाय एवरी, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, आई थिंक आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब सही है। ओके, देखिए, जीएसटी इज पेबल बाय एवरी टैक्सेबल पर्सन ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। अब जीएसटी जो है हर एक को पे करना है। ठीक है, हर एक को पे करना है मतलब हर एक टैक्सेबल पर्सन को पे करना है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है उसको जीएसटी पे करना है, चाहे वो गुड्स बेच रहा हो चाहे वो सर्विस बेच रहा हो। राइट, लाइबिलिटी टू पे टैक्स when the turnover of the taxable person crosses the threshold limit that is rupees 20 lakh। अब ये फिगर आपको कहीं ना कहीं याद कर लेनी है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन। तो याद रखिएगा जिसका टर्नओवर बीते साल जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाएगा उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब यहाँ सबसे पहली चीज है टर्नओवर, एक शब्द है टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब क्या है, तो टर्नओवर का मतलब है एक साल के अंदर यानी जितने भी आपकी एक साल में सेल हुई हो उस सारी सेल को आप जोड़ लीजिए। अगर वो सब कुछ जोड़ने के बाद अगर आपका 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो समझ लीजिए कि आपको जीएसटी में अब रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और 20 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत अभी नहीं है। In certain specified cases, the taxable person is liable to pay GST even though he has not crossed the threshold limit। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं भी क्रॉस होती है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और ऐसा किस केस में है, तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। वहां पे थ्रेशोल्ड की कोई बात नहीं होती है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंक्लूड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 10 लाख जीएसटी इज एप्लीकेबल। यानी रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है 20 लाख, लेकिन यहाँ पे जो कुछ स्टेट के नाम जो इंडिकेटेड है अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, यानी भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, वो, और प्लस यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो टर्नओवर की लिमिट है वो है 10 लाख, यानी किसी भी व्यापारी का जो टर्नओवर है 10 लाख से अगर ऊपर चला जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओके, अब नीचे यहाँ पे ये जो पूरी कहानी है यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से एकदम क्लियरली है। फॉर ऑल इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट यही सारे हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ इंडिया टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए 20 लाख से ऊपर, और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है तो उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 10 लाख के ऊपर अगर हो जाता है तो उनको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट डीलर की, कंपोजिशन स्कीम समझना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि जो डीलर है गवर्नमेंट की नज़र में जो व्यापारी हैं, तो गवर्नमेंट ने व्यापारियों को 3 कैटेगरी में यहाँ बांटा हुआ है। ठीक है, पहला कैटेगरी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर, दूसरा होता है कंपोजिट डीलर और तीसरा होता है रेगुलर डीलर। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद उन तीनों को भी हम लोग बारी बारी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम की। ये कंपोजिशन स्कीम है क्या चीज, तो देखिए, टैक्स पेयर विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जैसे देखिए, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया,
यानी कि 20 लाख से अगर आप नीचे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी अभी तक आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर। अब सपोज करिए कि आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया, तो अब आपको क्या करना होगा, जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो आपका टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है 1.5 करोड़ से कम होगा। तो 20 लाख से ऊपर और 1.5 करोड़ के नीचे, इन दोनों के बीच में अगर आप रहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए, यानी कि कंपोजिशन स्कीम इसी को बोलते हैं। ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो, 1.5 करोड़ से कम हो, तो वो इसी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। शेल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है, तो जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर हो और 1.5 करोड़ से नीचे हो। अब इस स्कीम के अंतर्गत है क्या क्या बेनिफिट है, तो अंडर दिस स्कीम अ रजिस्टर्ड taxable person to pay in lieu of the tax payable by him on annual calculated at such rate not less than 0.5%, ठीक है। देखिए सिंपल सा है यहाँ पे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, जो एक्सेल में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे यहाँ पे समझ लेते हैं कि सपोज करिए अगर ये जो हमारा डीलर है, यानी कि ये जो ए डीलर है, ठीक है, अगर ये कंपोजिट डीलर हुआ, यानी कि इसका अगर टर्नओवर कितना हुआ, सपोज करिए 20 लाख से ऊपर है लेकिन 1.5 करोड़ से नीचे है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ ही लेते हैं कि सपोज करिए ये हमारा डीलर है ए, ठीक है, इसने सामान परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल, ओके सॉरी, ओके कीबोर्ड, ओके, इसने सामान परचेज किया, सपोज करिए यही 1,000 रुपए का इसने सामान खरीद लिया, ठीक है। अब इस ये जहां से भी सामान खरीदेगा तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी। अब सपोज रेट वही पकड़ लेते हैं 18%, ओके। तो सपोज करिए ये जहां से भी सामान खरीद के लाया इस पर टैक्स लग गया कितना, 18%। तो 18% का मतलब 180 रुपया, राइट। अब 180 रुपया है तो ये इसका जो टोटल अमाउंट हो गया, यानी टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा होगा इसको, तो इसको टोटल पैसा पे करना पड़ा होगा 1,000 और प्लस 180 रुपया, राइट, यानी 1180। अब ये जो डीलर है ये सामान बेचने की बात करेगा तो ये क्या निकालेगा, अपनी परचेस कॉस्ट निकालेगा। तो अब यहीं पे आपको समझना है कि ये परचेस कॉस्ट इसको क्या पड़ेगी। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने हमारा ये जो रेगुलर डीलर, ये जो ए है, हमने मान के चल रहे थे कि ये एक रेगुलर डीलर है, ठीक है। तो इसको जो परचेस कॉस्ट पड़ी थी वो 1,000 रुपए। क्यों 1,000 रुपए, क्योंकि हमें पता था कि 180 रुपया इसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमारा डीलर है ये अगर कंपोजिट डीलर है, कौन सा डीलर है, अगर ये कंपोजिट डीलर है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंपोजिट डीलर है तो इसके जो परचेस कॉस्ट पड़ेगी वो यही पड़ेगी 1,180 रुपया, क्योंकि इसको जो टैक्स वाला पैसा है, यानी जो 180 रुपया है जो इसने टैक्स पे कर दिया है ऑलरेडी, ये पैसा इसको वापस नहीं मिलेगा, राइट। अब ये इसमें अपना क्या लगा लेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो सपोज ये 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट में ये सामान ये कितने में बेचेगा, 1180 और प्लस 200, राइट। तो ये 1,380 रुपये में इस सामान को बेचेगा मार्केट में, जिसकी सेल प्राइस हो जाएगी। अब सवाल आएगा कि ये टैक्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो याद रखिएगा ये टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसको बोलेगी कि आप टैक्स अपने बिल में चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी ये 1,380 रुपये में सामान बेचेगा, ठीक है, 1,180 रुपये इसको कॉस्ट पड़ी, 200 रुपया प्रॉफिट जो होगा वो अपनी जेब में रख लेगा। अब सवाल ये आएगा कि क्या ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा कि नहीं देगा। तो ध्यान दीजिएगा ये कंपोजिट डीलर है, गवर्नमेंट की बुक में रजिस्टर्ड है, इसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो टैक्स तो इसको देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देगा कितना, तो सिंपल है, यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो टैक्स होगा नॉट लेस देन 0.5% ऑफ द टर्नओवर, यानी कि जो इसको टैक्स पेमेंट करना है वो मिनिमम कितना करना है, 0.5%, ठीक है। 0.5% यानी 1,380 रुपए का इसने सामान बेचा, तो 1,380 का, सॉरी, इसी 1,380 रुपए का इसको कितना भरना होगा, 0.5% टैक्स के रूप में, ठीक है, गवर्नमेंट को। और ये अपना टैक्स पे कर लेगा, जहां पे कैलकुलेट कर देते हैं 1,380 और इंटू 0.5%, राइट, परसेंट ये रहा, ओके।
तो इसको कितना टैक्स का पैसा, यानी 1380 रुपए का इसने अगर सामान बेचा है तो 6 रुपया 90 पैसा इसको गवर्नमेंट को टोटल टैक्स पेबल है। तो यहाँ पे आप दो कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि ये रेगुलर डीलर का केस है, तो यहाँ पे इसको आउटपुट में से इनपुट माइनस करने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप कंपोजिट डीलर हैं, यानी आपका जो टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर है लेकिन 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आप कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत आते हैं और इस स्कीम के अंतर्गत आपको कोई इनपुट की क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यानी ये जो 180 रुपये आपने परचेज करते समय टैक्स के रूप में जो पे कर दिया, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट को आपको टैक्स भी देना है, लेकिन वो टैक्स आपको एक नॉमिनल रेट से देना है, जो कि नॉर्मली 0.5% से 0.5% सबसे कम है, थोड़ा सा उससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, 1% लगेगा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आपका टर्नओवर कितना है, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर है, 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको कम से कम 1% टैक्स के रूप में पे करना होगा। एंड 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सेक्टर। और अगर आप कोई छोटा सा मोटा रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं तो उस केस में 2.5% तक टैक्स का रेट हो सकता है। A composite dealer shall not charge any tax on supply made by him, nor shall he be entitled to get any credit input tax credit। तो यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया कि ये अपने बिल में, यानी कि जब ये सामान बेचेगा तो इसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इसको ये जो 180 रुपये जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया उसका कोई क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारा रेगुलर डीलर था उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, बाद में ये पैसा इसका माइनस हो जाता है, लेकिन इसको ये पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। राइट, ओके। Provided that no such permission shall be granted to taxable person who is engaged in the supply। अब ये जो ऊपर जो कंपोजिट स्कीम की फैसिलिटी है, यानी कि जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं वो किसको नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये समझना है हमें। तो देखिए पहला पॉइंट है हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर वो क्या सप्लाई कर रहा हो, सर्विस सप्लाई कर रहा हो, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। राइट, दूसरा हु मेक्स एनी सप्लाई गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। और जो कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत मान लीजिए नहीं आता है, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हु मेक्स एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो व्यक्ति स्टेट के बाहर अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो वो कंपोजिट स्कीम में नहीं आते हैं। इसके अलावा हु मेक्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे ऑनलाइन अगर मान लीजिए आप सामान की सप्लाई कर रहे हैं तो भी आप कंपोजिट स्कीम में नहीं आएंगे। हु इज रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 56। तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जितने भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन आप कई देखते हैं जो सामान खरीदते बेचते हैं, तो वो ये जो कंपोजिट स्कीम है इस फैसिलिटी के अंतर्गत ये लोग नहीं आते हैं। Who is the manufacturer of such goods as may be notified on the recommendation of the council। इसके अलावा अगर वो किसी ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिसको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो फिलहाल हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिंपल सा ये समझ लेना है कंपोजिट स्कीम होती क्या है। तो कंपोजिट स्कीम सिंपल सा क्या है कि जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ से कम है, वो किस में आएंगे, कंपोजिट स्कीम में आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो है कि क्या कंपोजिट स्कीम कंपोजिशन जो डीलर होता है, कंपोजिट डीलर जो होता है, क्या वो अपने बिल में टैक्स लगा सकता है। तो याद रखिएगा वो अपने बिल में कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसको कोई इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, यानी कि जो टैक्स के रूप में वो पैसा पे करेगा परचेस टाइम पे, वो पैसा उसको कभी वापस नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कंपोजिट स्कीम तक पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर डीलर के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। राइट, ओके।